हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे व्योम कोटा एग्ज़ाम बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम है इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, जिसका पेपर कोड है EC01, जिसका है माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी विशिष्ट अर्थशास्त्र के सिद्धांत विषय है। जिसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है, इस बार पूछने की पूरी संभावना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अन्य बातें समान रहे को अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अन्य बातें समान रहे अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है अन्य बातें समान रहे एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर। अर्थशास्त्र में इसका उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किसी एक चर में परिवर्तन का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि अन्य सभी सम चर स्थिर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर सीमांत उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से मिलने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ। दूसरे शब्दों में यह बताता है कि किसी वस्तु के एक और इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता का कितना परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार मांग की लोच क्या अर्थ है। पूर्णतया लोचदार मांग की लोच में क्या अर्थ है। लोच का क्या अर्थ है। तो उत्तर पूर्णतया लोचदार मांग का मतलब है किसी वस्तु या सेवा की कीमत थोड़ा सा बदलाव होने पर उसकी मांग अनंत रूप से बदल जाती है। दो शब्दों में यदि किसी कीमत थोड़ी सी बढ़ती है तो मांग शून्य हो जाता है, यदि कीमत थोड़ी सी कम होती है तो मांग अनंत बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आय उपभोग एक क्या है। आय उपभोग एक क्या है, संक्षिप्त में बताइए। तो उत्तर है आय है इनकम, उपभोग है दो अलग अलग अवधारणा है लेकिन एक दूसरे से संबंधित है। आय वह धन है जो किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किया जाता है, जबकि उपयोग वस्तु और सेवा पर खर्च की गई आय का हिस्सा। अगला है, पैमाना स्तर प्रतिफल क्या है। पैमाने के स्तर प्रतिफल क्या है। तो उत्तर है पैमाना स्तर प्रतिफल का मतलब है कि जब उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सभी साधन जैसे श्रम, पूंजी, कच्चा माल को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है और उत्पादन भी इसी अनुपात में बढ़ता है। दूसरे शब्दों में यदि आप इस सभी इनपुट को दुगुना करते हैं तो आउटपुट भी दुगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत लागत क्या है। सीमांत लागत क्या है। तो सीमांत लागत का मतलब है किसी आंतरिक इकाई के उत्पादन की लागत है। यह बताता है कि आप जब किसी वस्तु या सेवा की एक और इकाई बनाने हैं तो आपकी कुल लागत में कितनी वृद्धि होती है। अगला है, तकनीक प्रतिस्थापन के सीमांत दर क्या है। तो उत्तर है तकनीकी स्थापन के सीमांत दर MRTS एक आर्थिक अवधारणा है जो बताती है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में एक आगत जैसे श्रम को दूसरे आगत जैसे पूंजी से कितना बढ़ जाता है, जबकि उत्पादन का स्तर समान रहे। दूसरे शब्दों में यह वह दर है जिस पर एक आगत को दूसरे आगत से प्रतिस्थापित किया जाता है ताकि उत्पादन का स्तर अपरिवर्तन रहे। आगे है खंड 2 के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कुल उपयोगकर्ता सीमांत उपयोगकर्ता में संबंध क्या है। तो उत्तर कुल उपयोगकर्ता सीमांत उपयोगकर्ता में संबंध यह है कि सीमांत उपयोगकर्ता कुल उपयोगकर्ता परिवर्तन दर है, जबकि सीमांत उपयोगकर्ता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती हैं, जबकि सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, कुल उपयोगिता घटने लगती है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध यह है कि कुल उपयोगिता वस्तुओं और सेवाओं की खपत से प्राप्त कुल संतुष्ट को मापने, जबकि सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई की खपत से प्राप्त अतिरिक्त
संतुष्ट से मापा है, जबकि सीमांत उपयोग धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता को शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो उपयोगिता घटने लगती है। सीमांत उपयोगकर्ता का ह्रास का नियम क्या है? सीमांत उपयोगकर्ता उपयोगिता समान उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को अधिक मात्रा का उपयोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्ट उपयोगिता घटती जाती है। दो शब्द में, किसी वस्तु अधिक मात्रा का उपयोग करने से कुल उपयोगिता तो बढ़ती है, लेकिन प्रति इकाई उपयोगिता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको बहुत भूख लगी है तो पिज्ज़ा का पहला टुकड़ा आपको बहुत संतुष्ट देगा, लेकिन जैसे जैसे आप पिज्ज़ा खाते जाएंगे हर अतिरिक्त टुकड़े से मिलने वाली संतुष्ट कम होती है। अतः आप ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको पिज्ज़ा खाने से कोई अतिरिक्त संतुष्ट नहीं मिलेगा। अगला तटस्थता मानचित्र क्या है? तो तटस्थता मानचित्र कई तटस्थ वर्गों का एक संग्रह है जो एक ही ग्राफ पर विभिन्न वस्तुओं विभिन्न संयोजन से प्राप्त संतुष्ट विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। एक तटस्थ मानचित्र में प्रत्येक वर्ग संतुष्ट एक अलग अलग स्तर प्रतिनिधित्व करता है और उच्च स्तर के संतुष्ट संकेत देते हैं। तटस्थता वर्ग एक स्थिरता वर्ग जो वस्तुओं के विभिन्न संयोजन को दर्शाते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। संतुष्टि का स्तर है। एक तटस्थ मानचित्र में उच्च तटस्थ का वर्ग उच्च संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। आगे उपभोक्ता की प्राथमिकता। तटस्थ मानचित्र उपभोक्ता के प्राथमिकता को दर्शाता है और यही दर्शाता है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोजन के बीच कैसे उदासीन है। उपभोक्ता उच्च तटस्थ वर्ग उच्च उपयोगिता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ता उस वर्ग पर वस्तुओं का संयोजन पसंद करता है। उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थ मानचित्र का उपयोग उपभोक्ता के संतुलन को निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जो कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध वस्तुओं का सबसे अच्छा संयोजन है जो उसकी आय और वस्तु की कीमतों के आधार पर है। अगला मांग की तिरछी लॉज को स्पष्ट कीजिए। तो मांग की तिरछी लॉज जिसे क्रॉस प्राइम स्टाइलिस्ट ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। यह मापता है कि वस्तु की कीमत में बदलाव होने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा कैसे बढ़ती है। जैसे दूसरे शब्दों में यह दो संबंधित वस्तु के बीच संबंध को दर्शाता है और बताता है कि वस्तु की कीमत परिवर्तन दूसरे की मांग को कैसे प्रभावित करता है। संबंधित वस्तुएं मांग की तिरछी लॉज केवल उन वस्तुओं को लागू करती हैं जो एक दूसरे संबंधित, जैसे कि स्थापन या पूरक वस्तुएं हैं। स्थापन वस्तु, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ती है और स्थापन वस्तु कहलाती है, जैसे चाय और कॉफी। पूरक वस्तुएं, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग घटती है तो पूरक वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि कार और पेट्रोल। मात्रात्मक माप। मांग की तिरछी लॉज एक संख्यात्मक मान है। एक वस्तु की कीमत 1% परिवर्तन परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। अगला है एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है। तो उत्तर है एकाधिकार बाजार एक ऐसी बाजार संरचना जिसकी किसी वस्तु या सेवा केवल एक ही विक्रेता होता है और यह एक विक्रेता पूरे बाजार को नियंत्रण करता है, उसका कोई निकटतम उपयोगिता नहीं है। एकाधिकार बाजार का मुख्य विशेषता इस प्रकार है। एक एकल विक्रेता बाजार में केवल एक ही फर्म या कंपनी होती है और जो किसी विशेष वस्तु सेवा का आपूर्ति करती है। कोई निकटतम विकल्प नहीं है। बाजार में उस वस्तु या सेवा का कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं होता है जिससे एकाधिकार का मूल्य निर्धारित पर अधिक नियंत्रण लेता है। उच्च प्रवेश बाधाएं नए फार्मों के लिए बाजार में प्रवेश करना मुश्किल होता है क्योंकि
एक अधिकार को विशेष अधिकार पेटेंट उच्च लागतों द्वारा संरक्षित किया जाता है। मूल्य निर्माता एक अधिकार बाजार में कीमतें निर्धारित करने के लिए शक्ति रखता है, क्योंकि उसे किसी प्रतियोगी को सम्मान नहीं करना पड़ता। लाभ लाभ अधिकतम एक अधिकार का लक्ष्य लाभ को अधिकतम करना होता है। वे कीमत निर्धारित करने तो उत्पादन बढ़ाना ऐसा करते हैं। मूल्य भेदभाव एक अधिकारवादी विभिन्न ग्राहकों से अलग अलग कीमतें वसूल करता है, जिसे मूल्य भेदभाव कहलाता है। सीमांत उत्पादकता के मूल्य से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सीमांत उत्पादकता का मतलब है किसी उत्पादन के एक कारक जैसे श्रम पूंजी की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में यह बताता है कि एक अतिरिक्त इकाई इनपुट जोड़ने से उत्पादन कितना सीमांत अतिरिक्त इजाफा होता है। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत यह सिद्धांत बताता है कि एक फर्म अपने उत्पादन के प्रत्येक कारक जैसे श्रम पूंजी को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मूल्य का भुगतान करने को तैयारी होगी। मान लीजिए कि एक मशीन और एक कर्मचारी के साथ 100 यूनिट उत्पादन करता है। यदि वे एक कर्मचारी की नियुक्ति करती है तो उत्पादन 10 यूनिट हो जाता है, तो उस दूसरे कर्मचारी की सीमांत उत्पादकता 10 यूनिट होगी। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत उत्पादन और लागत विश्लेषण और यह समझने के महत्वपूर्ण है कि फर्म अपने संसाधनों का आवंटन कैसे करती है। घटती सीमांत उत्पादकता एक बिंदु के बाद जैसे जैसे आप एक कारक की अधिक इकाई जोड़ते हैं, सीमांत उत्पादकता कम होने लगती है, क्योंकि अतिरिक्त इकाई द्वारा जोड़े गए उत्पादक कम हो जाते हैं। कुल उत्पादन को संदर्भित करता है कि जबकि सीमांत उत्पादक एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होने वाली वृद्धि को मापता है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न, आभास लागत क्या है? तो जो विकल्प काल में किसी स्थिर कारक से होने वाली आय को संदर्भित करती है, यह लागत के समान है, लेकिन यह केवल अल्पकाल में ही मौजूद होता है, क्योंकि दीर्घकाल में स्थिर कारक की आपूर्ति स्थिर नहीं रहती है। दो शब्द में आभास लागत कुल राजस्व और कुल परिवर्तनशील लागत के बीच का अंतर है, जैसे कि टेक्स्ट बुक ने बताया। आगे क्वेश्चन, लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत की व्याख्या। उत्तर, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत जैसे जॉब्स शम्पीटर ने बताया, शम्पीटर ने दिया कि बताता है कि लाभ नवाचार का परिणाम है। उद्यमी जो नए विचारों उत्पादनों प्रक्रियाओं को लागू करते हैं, वो अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़ते हासिल करके लाभ कमाते हैं। यह लाभ हालांकि अस्थायी होता है, क्योंकि इन्हें उद्यमी भी नवाचार की नकल करते हैं। नवाचार का महत्व है। शुभपीटर के अनुसार नवाचार आर्थिक विकास का मुख्य चालक है। नए उत्पादन के नए तरीकों, नए बाजार का आपूर्ति नए स्रोतों के रूप में हो सकता है। उद्यमी का मुख्य कार्य नवाचार का लागू करना है, जिससे उत्पादन की लागत कम हो या उत्पादन की मांग बढ़े। अस्थायी लाभ, जब कोई उद्यमी सफलतापूर्वक नवाचार लागू करता है तो उसे अस्थायी लाभ प्राप्त होता है। यह लाभ तब तक रहता है जब तक अन्य उद्यमी उस नवाचार की नकल नहीं करते। नवाचार की नकल, प्रतिस्पर्धी नवाचार की नकल करके लाभ को कम करते हैं, जिससे उद्यमी को लगातार नए नवाचारों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आर्थिक विकास, यह चक्कर नवाचार प्रतिस्पर्धा का आर्थिक विकास को बढ़ा देता है। उदाहरण, एक कंपनी जो एक नया बेहतर उत्पादन बनाती है अधिक लाभ कमा सकती है, क्योंकि उपभोक्ता उस नए उत्पादन को खरीदना चाहेंगे। हालांकि जब अन्य कंपनी भी उस उत्पादन को बढ़ाना शुरू कर देगी तो लाभ कम हो जाएगा।
पहले कंपनी को नए नवाचार की तलाश करनी होगी। आगे है क्वेश्चन, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या है? रेखा चित्र की सहायता से कुल उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता का संबंध बताएं। उपयोगिता की परिभाषा है, उपयोगिता किसी वस्तु और सेवा की वह क्षमता है जो मानव की आवश्यकता को पूरी करने में सहायक होती हैं। ये एक व्यक्ति की संतुष्ट प्राप्ति का माप है जो किसी वस्तु या सेवा को उपयोग से प्राप्त होती हैं। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोग दोनों ही उपयोगिता के माप समझते हैं। कुल उपयोगिता जिसमें कुल उपयोगिता किसी वस्तु सेवा एक निश्चित मात्रा से उपयोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि दर्शाती है। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्ट तृप्ति को दर्शाती है। रेखा चित्र की सहायता से संबंध, एक रेखा चित्र के माध्यम से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध को समझा जा सकता है। कुल उपयोगिता वक्र है। कुल उपयोगिता वक्र है। यह वक्र वस्तु की मात्रा बढ़ने के साथ कुल उपयोगिता के में वृद्धि दर्शाता है, लेकिन एक सीमा के बाद ये वक्र नीचे की ओर झुकने लगता है और जो दर्शाता है कि कुल उपयोगिता घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता वर्ग, यह वक्र वस्तु की मात्रा बढ़ने के साथ सीमांत उपयोगिता में कमी को दर्शाता है, जबकि सीमांत उपयोगिता को शून्य होती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यदि वस्तु की मात्रा और बढ़ जाए तो सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाएगी। कुल उपयोगिता घटने लगती है। आगे संबंध का सारांश है, जब सीमांत उपयोगिता सकारात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर होती है। जब सीमांत उपयोगिता नकारात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। आगे क्वेश्चन है, मांग कीमत लोच क्या है? मांग कीमत लोच क्या है? मांग कीमत की लोच के विभिन्न श्रेणी का वर्णन कीजिए। तो तरह मांग कीमत लोच एक आर्थिक अवधारणा है जो किसी वस्तु सेवा की मांग को में परिवर्तन दर को मापती है। जब किसी कीमत में परिवर्तन होता है तो दर्शाता है कि अपने उपभोक्ता किसी भी वस्तु कीमत बदलाव के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मांग की कीमत लोच को विभिन्न श्रेणियों वर्गीकृत किया जाता है और इस प्रकार है। पूरी तरह से लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग अनंत परिवर्तन होती है तो इसे पूरी तरह से लोच मांग कहते हैं। इसका लोच गुणांक अंत होता है। अधिक लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन के कारण मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो इसे परिवर्तन लोचदार मांग कहते हैं। इसका लोच गुणांक 1 से अधिक होते हैं। इकाई लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन के कारण मांग समानुपातिक परिवर्तन होता है तो इसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। इसका लोच गुणांक 1 होता है। कम लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कम परिवर्तन होता है तो इसे लोचदार मांग कहते हैं। इसका लोच गुणांक 1 से कम होता है। पूरी तरह से लोचदार मांग, पूरी तरह से अलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग परिवर्तन नहीं होता है तो इसे पूरी तरह से अलोच मांग कहते हैं। इसका लोच गुणांक 0 होता है। महत्व है, मांग की कीमत लोच से संबंध व्यवसायिकों और नीतियों निर्माता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन्हें ये अनुमान लगाने में मदद करती है कि कीमतों में बदलाव प्रति उपभोक्ता कैसे प्रतिक्रिया देंगे और इसके आधार पर वे अपनी मूल्य निर्धारित रणनीतियों और उत्पादन योजना के तैयार कर सकते हैं। पूर्ण प्रयोगता की दशा में अल्पकाल तथा दीर्घकाल में एका फर्म संतुलन विवेचना कीजिए। उत्तर, पूर्ण प्रयोगता में फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता का एक बाजार संरचना है जहाँ कई खरीदार और विक्रेता हैं और कोई भी एकल फर्म बाजार में कीमत प्रभावित नहीं कर सकती। यह इस स्थिति में है, फर्म का संतुलन अल्पकाल दीर्घकाल में अलग अलग हो सकता है। अल्पकाल में फर्म का संतुलन तब होता है जब वे अपनी उत्पादन की मात्रा इस तरह निर्धारित करती है कि उसकी सीमांत राजस्व उसके सीमांत लागत के बराबर हो जाए। इस स्थिति में फर्म का लाभ अधिकतम होता है। अल्पकाल संतुलन शर्तें क्या है? MR बराबर MC, सीमांत राजस्व
और समान लागत बराबर होनी चाहिए। MC वर्ग MR वर्ग को नीचे से काटे। यह सुनिश्चित करता है कि फर्म वास्तव में अधिकतम लाभ पर ही है। दीर्घकाल फर्म का संतुलन। दीर्घकाल में फर्म का संतुलन तब होता है जब अपने उत्पादन की मात्रा को इस तरह निर्धारित करती है कि उसका औसत राजस्व AR उसके औसत लागत AC के बराबर हो जाए। इस स्थिति में फर्म को केवल सामान्य लाभ मिलता है। दीर्घकाल में संतुलन शर्तें। AR AC औसत राजस्व औसत लागत से बराबर होनी चाहिए। MR MC समान लागत के साथ राजस्व के बराबर होनी चाहिए। अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर। अल्पकाल फर्म अल्पकाल में सामान्य लाभ या हानि कमा सकती हैं। दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ कमाती है, क्योंकि फर्मों में मुक्त प्रवाहगमन के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और कीमत न्यूनतम और औसत लागत के बराबर हो जाती है। जिसका निष्कर्षण है पूर्ण प्रयोक्ता में अल्पकाल में फर्म संतुलन MR MC पर आधारित होता है, जबकि दीर्घकाल में संतुलन AR AC और MC MR पर निर्धारित होता है। दीर्घकाल में फर्म केवल सामान्य लाभ कमाती है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। फर्म अपनी लागतों को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन है वितरण के सीमांत उत्पादक का सिद्धांत की आलोचना की व्याख्या कीजिए। तो वितरण के सीमांत उत्पादक का सिद्धांत का व्याख्या है। वितरण के सीमांत उत्पादक का सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के लिए विभिन्न साधन जैसे श्रम पूंजी भूमि का प्रतिफल उनके सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्रतिफल मिलता है। सीमांत उत्पादकता यह सिद्धांत बताता है कि किसी साधन की सीमांत उत्पादकता यह अतिरिक्त उत्पादन है जो साधन के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होता है। प्रतिफल का निर्धारण। साधन का प्रतिफल उसकी सीमांत उत्पादन के आधार पर निर्धारित होता है। यदि किसी साधन सीमांत उत्पादन अधिक है तो उसका प्रतिफल अधिक होगा। आलोचनात्मक व्याख्या। वास्तविक अवधारणा। यह सिद्धांत का अवास्तविक अवधारणा है। अवास्तविक धारणा है। यह सिद्धांत कई अवास्तविक धारणा पर आधारित है, जैसे कि पूर्ण प्रयोक्ता साधनों की पूर्ण गतिशीलता और उत्पादकता के साधन की पूर्ण विविधता वास्तविक दुनिया में धारण पूर्ण नहीं होती है। मापने में कठिनाई। सीमांत उत्पादकता को मापने में बहुत कठिन है, खासकर जब उत्पादन प्रक्रिया में कई साधन शामिल है। यह निर्धारित करना मुश्किल है कि किसी साधन में कितना उत्पादन बढ़ाया जाए। एकाधिकार और असमानता। यह सिद्धांत एकाधिकार असमानता की स्थिति को ध्यान में नहीं रखता है। वास्तविक दुनिया में एकाधिकार बाजार की खामियों के कारण साधनों का प्रतिफल उनकी सीमांत उत्पादकता में भिन्न हो सकता है। अस्थिरता की कमी। यह सिद्धांत अस्थिर परिस्थितियों को मानना है कि जबकि वास्तविक अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, लगातार परिवर्तनशील है। निष्कर्ष है इसका विवरण का सीमांत उत्पादन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है जो साधनों के प्रतिफल निर्धारण को समझाने का प्रयास करता है। हालांकि इसकी कई आलोचनाएं इसकी सीमा वास्तविक धारणा को उजागर करती है। वास्तविक दुनिया में साधनों का प्रतिफल कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बाजार की संरचना, सरकारी योजना, सामाजिक असमानता। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर VM को संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।